नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण और राजकीय महाविद्यालय पिनवाड़ा सहायक आचार्य इतिहास। आज के हम अपने इस टॉपिक में बीए सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र द्वितीय के प्रथम टॉपिक अर्थात भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद क्या होता है, वो कौन कौन से कारण थे जिनके चलते भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आपको विदित है कि हमने अपने बीए प्रथम वर्ष के अधिकतर पेपर प्रथम के अधिकतर टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत में वे कौन कौन से कारण थे जिनसे राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारतीय हितों एवं प्रथम कारण, भारतीय हितों एवं उपनिवेशवादी हितों में विरोधाभास। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। वस्तुतः भारत में जो ब्रिटिश शासन या पहले कंपनी और फिर ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी, उनका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं का स्पष्ट तौर पे यही था कि किस प्रकार से भारतीय संसाधनों और भारतीय वित्तीय स्रोतों का दोहन किया जाए और उनका उपयोग इंग्लैंड के हित में किया जा सके। तो जब इनका मूल उद्देश्य ही ये है तो ये स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में दोनों वर्गों के मतलब हिंदुस्तानी और औपनिवेशिक शासन अर्थात ब्रिटिश के हितों में मूलभूत टकराव था। और यही टकराव वस्तुतः राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण भी बना, क्योंकि सबको अब ये लगने लग गया था कि जब तक भारत में विदेशी शासन है तब तक किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय हितों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा कारण, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। अंग्रेज़ों ने देश में मौर्य एवं मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देसी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत में अनेक अंग्रेज़ों या कंपनी के आने से पहले अनेक छोटी बड़ी रियासतें थी। वह आरंभ में अंग्रेज़ों ने इनसे टकराव की नीति अपनाई, पर कालांतर में इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये वो लोग हैं जो तरंग रोधक की भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात कि अगर भविष्य में जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग है या किसान, मजदूर या ऐसा वर्ग जिनके हितों का सीधा सीधा टकराव ब्रिटिश शासन से है, अगर वो किसी कारणवश अगर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाए, तो एक ऐसे उपाश्रित या आश्रित वर्ग को खड़ा करना ब्रिटिश शासन की नीति का अंग था, जो समय आने पर ब्रिटिश शासन का साथ दे सके, क्योंकि वो अपने अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं पर निर्भर था। ये वर्ग तब तक ही था जैसे ज़मींदार, पूंजीपति और सबसे बढ़कर छोटी बड़ी 562 देसी रियासतों के राजा। ये वो वर्ग था जिसका अस्तित्व कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन पर टिका हुआ था, और इन्हें इस बात का आभास था कि अपना अस्तित्व तभी तक बरकरार रख सकता है जब तक भारत में ब्रिटिश शासन हो। तो ये वर्ग हमेशा इनके लिए एक तरंग रोधक की भूमिका, जिसको कैनिंग ने 1857 के रिवॉल्ट में कहा भी था कि अगर ये तरंग रोधक नहीं होते तो हम
पानी की हम इन लहरों, समुद्र की इन लहरों अर्थात 1857 के विद्रोह के सामने कहीं नहीं टिक पाते। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्रित कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून जिन पर दृढ़ता से अमल होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता को एक नई प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिनसे एक स्थान दूसरे स्थान जुड़ गए, परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को प्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने बिजली के स्तारों ने देश की समेकित करने पर सहायता की। इस प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता की। इसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। जैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर इसके प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यान्नों के मूल्य में आपूर्ति पर भी होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली तथा उनके मध्य विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गया। अगला कारण पाश्चात्य शिक्षा तथा चिंतन का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिसने भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले तथा बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रीगणेश किया तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नवशिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेंसर इत्यादि, रूसो, वोल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के यूरोपीय अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र तथा स्वशासन की भावना जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास करने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। इसने सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नवशिक्षित भारतीयों जैसे वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। समय समय पर उपनिवेश शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी तथा इनके प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था तथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवारी अधिकार, औद्योगिक इत्यादि के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पैम्पलेट तथा राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान की सहायता भी पहुंचाई। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम बने। अगला कारण भारत के अतीत की पुनः अध्ययन। भारत का एक गौरवमयी अतीत रहा था, जिसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष, अलाउद्दीन खिलजी व अकबर जैसे महान शासक हुए थे। भारत का न सिर्फ प्राचीन अपितु मध्यकालीन भी गौरवमयी रहा था। किंतु जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को विदित है, उपनिवेशवाद एक आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया होने के साथ साथ
एक मानसिक या एक वैचारिक लड़ाई भी है, जिसमें शासक वर्ग सभी प्रकार के तरीक़ों से यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं क्योंकि आपको शासन करना आता नहीं, आपके संगठन अतीत में कभी इतने विकसित ही नहीं थे या आपके राजनीतिक आदर्श इतने विकसित ही नहीं थे जिनके चलते आप अपना शासन स्वयं संभाल सको। तो ऐसी स्थिति में कई भारतीय विद्वान आए जिन्होंने इस हीन भावना या एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या एजेंडा जो कि ब्रिटिशर्स या कि औपनिवेशिक लेखकों द्वारा चलाया गया था उसके विरोध में खड़े हुए, जैसे के.पी. जायसवाल जिन्होंने हिंदी पॉलिटी लिखी, पी.वी. काणे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी, M.G. रानाडे जिन्होंने डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया लिखी, इकोनॉमिक R.C. दत्त जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। ये सभी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर एक साथ आए व इन लेखकों ने बताया कि भारत की वर्तमान दुर्दशा के लिए उत्तरदायी कहीं ना कहीं ये शासक है, जिनकी तो अल्लाह कारण सुधार आंदोलन का विकारात्मक स्वरूप, मध्यम बुद्धिजीवी का उत्थान, तत्कालीन विश्वव्यापी घटना, विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतीकारवादी नीतियाँ इत्यादि का अध्ययन, साहित्य की भूमिका, इन सभी कारणों का हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।